नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। इतनी मेहनत से प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर बाबू गुलाब राय की, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो आज थोड़ा फास्ट करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये कृति है रसज्ञ रंजन। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता? तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। प्रश्न नंबर 3 है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है रामो, रामस्य, रामेर या रामेशु? तो इसका सही आंसर है, राम शब्द की जो षष्ठी एक वचन रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामस्य। प्रश्न नंबर 4, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के लिए जो एक वचन रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पठसी। प्रश्न नंबर 5, आजन्म में कौन सा समास है? बहुब्री समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास? तो इसका सही आंसर है, आजन्म में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 6, अतिथि शब्द का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगुंतुक या फिर आजन्म? तो इनमें से जो अतिथि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगुंतुक। प्रश्न नंबर 7, नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या घनानंद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। यह प्रसिद्ध पत्रकार भी थे। इनने जो है कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और इनके जो है संपादन किया। और उनकी जो हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, कृति हैं, वो है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा या और है प्रेम फुलवारी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 8, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में या मैथिली में? तो इसका सही आंसर है, घनानंद की जो कृतियां हैं वो हैं ब्रज भाषा में और इनकी महत्वपूर्ण है। जो ग्रंथ हैं वो है सुजान सागर, सुजान विनोद, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकांड। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में प्रकाशित हुई? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर है, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 4 भागों में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला भाग ये है, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। नीड़ का निर्माण फिर, ये 1970 में।
बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, ये है 1977 की रचना आत्मकथा। 10 द्वार से सोपान तक, ये है, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं पता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसका सही आरोही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता। छायावाद का जो समय माना जाता है वो है 1938 से 1943 ईस्वी। वो प्रगतिवाद का समय है 1938 से 1943, और छायावाद का है 1918 से 1938 भी होता है कहीं कहीं, फिर 36 भी लिखा होता है, 36 भी होता है। प्रयोगवाद का जो समय है वो है 1943 से 1953, और नई कविता का जो समय है वो है 1953 से 53 की बाद का समय जो है वो नई कविता का है। तो इसलिए सही आंसर है, पहले छायावाद आएगा, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। प्रश्न नंबर 11 है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, या फिर विद्रोह करना। तो इसका सही आंसर है, सिर उठाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह करना। प्रश्न नंबर 12 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 6, 3, 8 या 4। तो इसका सही आंसर है, रचना के आधार पर जो भेद हैं वो हैं 3, सरल वाक्य, सरल वाक्य, और दूसरे नंबर पे संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 13, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो इनमें से जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, बघेली। बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 14, नहुस नाटक लिखा गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा, वियोगी हरि द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा, या गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा। तो इसका सही आंसर है, ये नहुस नाटक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है ये। प्रश्न नंबर 15, नीमा किस कवि की माता का नाम था? रहीमदास की, सूरदास की, कबीरदास की, या मलुकदास की। तो नीमा जो था वो कबीरदास की माता का नाम था। प्रश्न नंबर 16, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या दृष्टांत अलंकार। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये जो इसमें अलंकार है वो है रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 17, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का, हास्य रस का, या अद्भुत रस का, या रौद्र रस का। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय या आश्चर्य।
प्रश्न नंबर 18 है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिव शंभू के चिट्ठे। ये बाल मुकुंद गुप्त लेखक हैं इसके, और ये भारत मित्र पत्रिका में 1904 और 5 में प्रकाशित हुए थे। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी को। प्रश्न नंबर 20, मालती माधव के रचनाकार कौन हैं? भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या भभूति? तो मालती माधव के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, भवभूति। प्रश्न नंबर 21, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्राह्मण उठावो, कांचों घट डारो फोरी, रोको मोरू मुलक जिम तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वीर रस, कौन सा रस है? वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस या अद्भुत रस? तो इसका सही आंसर है, इसमें जो रस है वो है रौद्र रस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर डी, कवयत्री। प्रश्न नंबर 24, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? तो 24 का जो सही संधि विच्छेद है वो है इति धन आदि। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं? महादेवी वर्मा, बंग महिला शिवानी या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो इसका सही आंसर है, नारी विमर्श पर सबसे पहले जो है बंग महिला ने लिखा। प्रश्न नंबर 26, गमन का विलोम है? आना, उतरना, रुकना या आगमन? तो गमन का जो विलोम है वो है ऑप्शन नंबर डी, आगमन। प्रश्न नंबर 27, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरापा, सबरपा, देवसेन, कबीर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरापा हैं हिंदी के प्रथम कवि। प्रश्न नंबर 28, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या मिश्र बंधु ने? तो हिंदी के आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है? विशलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या जय मयंक जस चंद्रिका? तो इनमें से जो काव्य एक प्रेम काव्य का श्रृंगार काव्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, विशलदेव रासो। इसकी रचना हुई है 1155 ईस्वी में और इस रचना के लेखक हैं नरपति नाल। और इसका परमाल रासो ये जगनिक की रचना है। जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है।
और जयमेंग जयचंद्रिका इसके लेखक जो हैं वो हैं केदार भट्ट केदार। प्रश्न नंबर 30 है, अष्टछाप के लेखक कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के, रामानंद के, विट्ठलनाथ के या विनोबाचार्य के? तो इसका सही आंसर है नंददास जो थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नागेंद्र द्वारा या हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा या प्रेमचंद द्वारा? तो प्रेरणा नामक कहानी की जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 32, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 10, 12, 16 या 14? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14। प्रश्न नंबर 33, बिहारी सतसई में दोहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 719 दोहे हैं। कहीं कहीं 713 और 723 भी लिखा होता है, लेकिन सही जो उत्तर होगा वो होगा 719। प्रश्न नंबर 34, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर है धूमिल को जो है कल सुनना मुझे काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 35, शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अविधा? तो शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाता है ऑप्शन नंबर डी अविधा। प्रश्न नंबर 36, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है? पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद्म पराग। ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, पद्म पराग ये इनकी रचना है, रेखा चित्र है ये। प्रश्न नंबर 37, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1990 ईस्वी के में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? यहाँ पे 1900 है, 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदुमती। प्रश्न नंबर 38, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है ऑप्शन नंबर बी रति। प्रश्न नंबर 39, अनुभाव के दो भेद होते हैं? तो अनुभाव के दो भेद होते हैं ऑप्शन नंबर सी कायिक और सात्विक। प्रश्न नंबर 40, सही कथन चुनिए। या और वह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं? व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है? या फिर अवधेश का विग्रह अवधनदेश होता है? या हिंदी में व्यंजनों की संख्या 8 होती है?
तो 40 का सही इसमें से जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, या और वह ध्वनियाँ जो है अर्ध स्वर कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 41, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देवनागरी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ये सबसे बड़ी विशेषता है देवनागरी की। प्रश्न नंबर 42, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से या को। तो कर्म कारक के लिए जो प्रयुक्त होता है चिन्ह वो होता है ऑप्शन नंबर डी, को। प्रश्न नंबर 43, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। कमल के जो पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, सरोज, ये सही है। पुष्प के होते हैं सुमन, फूल, कुसुम, ये भी सही है। सरस्वती के होता है गिरा, भारती, वीणा, ये भी सही है। सूर्य के होते हैं, तो इसमें सूर्य के जो है गलत लिखे हुए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं दिवाकर, प्रभाकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, भानु आदि, ये पर्यायवाची होते हैं सूर्य के। प्रश्न नंबर 44, लंबोदर उदाहरण है। तो लंबोदर जो है वो बहुब्री समास का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 45, अपव्यय शब्द का विलोम है। तो अपव्यय का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मितव्यय। प्रश्न नंबर 46, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, या इनमें से कोई नहीं। तो निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, इन पंक्ति में जो गुण है वो है ऑप्शन नंबर बी, माधुर्य गुण। अगला प्रश्न है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौज करना। प्रश्न नंबर 48, रघुवंशम किसकी रचना है। तो रघुवंशम जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास की। प्रश्न नंबर 49, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होगा। तो रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा ऑप्शन नंबर ए, रमासु। प्रश्न नंबर 50, अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति के रूप हैं। तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी में मया, अवाभ्याम, अस्माभिवा। प्रश्न नंबर 51, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों किसके द्वारा लिखी गई हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस, सुरभंग और भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। तो ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं इन पंक्तियों के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। प्रश्न नंबर 52,
अभिज्ञ शब्द का विलोम है, तो अभिज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 53, उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उत्साहित, उत्साह या फिर उत्साही। तो उत्साह शब्द का जो विशेषण बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्साहित। प्रश्न नंबर 54, वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरांगना नामक उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नील, कुसुम, कोयल और कवित, भृत्य तिलक, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, वीरांगना, इनके जो हैं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में वाच्य है, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोहन से चला नहीं जाता। इस वाक्य में जो वाच्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक वाक्य। तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, नहीं आ गया, तो इसका सही आंसर है निषेध वाक्य। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तर, ये पत्थर का पर्यायवाची है, और झंडा, निशान, ध्वज ये पताका के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 58, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 59, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है मछली, मेंढक, रस्सी या घोड़ा। तो रज्जु का जो सही शब्द होता है, अर्थ होता है, वो होता है रस्सी। प्रश्न नंबर 60, जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द होगा अधर, धरातल, अधीर या फिर धीरता। तो इसका सही आंसर है जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, अधीर। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। प्रश्न नंबर 61, आवरण शब्द का विलोम शब्द है। तो आवरण का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनावरण। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। तो इनमें से जो हनुमान का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, राम भक्त। प्रश्न नंबर 63, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी या फिर पहाड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है?
चक्रपाणी, चतुर्वेगम, नीलोत्पलम, माता पिता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीलोत्पलम में जो है वो कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 65, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौ के लिए शाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 66, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? सोरठा, रोला, सोरठा, सवैया या कवित्त? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोला। प्रश्न नंबर 67 है, वह काव्य का वह गुण जो चित्र में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओज गुण कहलाता है, जिसमें चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता हो। प्रश्न नंबर 68, तरु रिपु रिपुधर रेखी के ब्रेहिन तिये अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? च्यूत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व या फिर क्लिष्टत्व? तो तरु रिपु रिपुधर रेखी के विरहिनी तिये अकुलाय में जो काव्य दोष है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्लिष्टत्व। प्रश्न नंबर 69, रहमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आए हैं बनत न लागे देर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई? तो रहमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई है बनत न लागे देर। इसमें जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर ए, दोहा। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 11-11 मात्रा तथा विषम सम चरणों में 11-11 मात्रा होती हैं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 70, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ की ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 71, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर कलि कौतुक? तो हिंदी का जो प्रथम दुखांत नाटक था वो था ऑप्शन नंबर सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रश्न नंबर 72, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, हरिकृष्ण जौहर ने या फिर जयशंकर प्रसाद ने? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 73, विशाख मार्क्सवादी समीक्षक हैं विख्यात, इनमें से कौन से विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं? रामविलास शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा जो हैं वो मार्क्सवादी समीक्षक हैं, आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 74, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमदा या मन्नू भंडारी? तो इसका सही आंसर है आपका बंटी उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 75, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व।
प्रश्न नंबर 76, आँख की किरकिरी होना मुहावरे का सही अर्थ है। अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। प्रश्न नंबर 77, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। प्रश्न नंबर 78, कान भरना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, चालाक होना, चुगली करना, असर ना होना। तो कान भरना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। प्रश्न नंबर 79, अलौकिक शब्द का शुद्ध शब्द है। अलौकिक शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलौकिक। ये शुद्ध है और ये अशुद्ध। प्रश्न नंबर 80, देव किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये इटावा जिले के थे। गांव का नाम था इनका कुशमरा। प्रश्न नंबर 81, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। तो ये आसान है, ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास ने। इसमें 279 छंद हैं। प्रश्न नंबर 82, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंदवरदाई। अगला प्रश्न है, अनुष्टुप है एक छंद, एक अलंकार, एक रस या एक गुण? तो अनुष्टुप जो है वो एक छंद है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 84, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अविसिंचित होकर पुनः खिल उठा। प्रश्न नंबर 85, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ हमें 5000 के आसपास कवियों का विवरण दिया है। और इनका जो मिश्र बंधु का ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद। और इसमें 3 लोग थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इसका जो पहले 3 भाग जो थे प्रकाशित हुए थे 1913 में, और चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 में। प्रश्न नंबर 86 है, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्य प्लस अन्य। प्रश्न नंबर 87, शिशुपाल वध के रचनाकार कौन हैं? भामा, भारवी, कुंतक या माघ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माघ। श्रीहर्ष का ग्रंथ है। तो इनमें से श्रीहर्ष का ग्रंथ बताना है।
तो इनमें से जो श्रीहर्ष का ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर बी, नैषध काव्य या नैषधी चरितम। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो ये 8 थी और वो 8 कवि थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनमें से जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये थे वल्लभाचार्य के शिष्य। विट्ठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगला प्रश्न है, (1565) में हुई थी इसकी स्थापना। प्रश्न नंबर 90, श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास को। प्रश्न नंबर 91, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत से भक्ति का प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 92, सूरदास के दृष्टिकूट पर किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर में, साहित्य लहरी में, सूरसारावली में या इनमें से कोई नहीं? तो सूरदास के दृष्टिकूट जो पद हैं वो साहित्य लहरी में संकलित हैं और जो दृष्टिकूट पद जो हैं वो हैं 118। प्रश्न नंबर 93 है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो कामायनी की जो भाषा है वो है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 95, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेय पद, तुम चंदन हम पानी। तो समय के अनुसार जिनमें से जो पहली रचना आएगी वो है ऑप्शन नंबर ए, अंधेर नगरी। प्रश्न नंबर 95, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाषा भूषण। ये केशव दास की रचना नहीं है, ये जसवंत सिंह की रचना है। प्रश्न नंबर 96, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। प्रश्न नंबर 97, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो रत्नाकर शब्द जो जुड़ा है वो है ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 98, रंग में भंग नामक कृति के रचयिता कौन है? भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरण गुप्त या तुलसीदास? तो रंग में भंग नामक कृति के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 99, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। 3 रंगों का तिरंगा, तो इसमें जो है संख्यावाचक शब्द है, तो इसमें जो समास होगा वो द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर 100, रामचरितमानस में 7 कांड थे। प्रश्न नंबर 101, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी या अज्ञेय?
तो भागवंती उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन। प्रश्न नंबर 102, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ये अखरावट जो काव्य कृति है वो है ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। प्रश्न नंबर 103, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईहा। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए जो सही लोकोक्ति होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी ऊंची दुकान फीके पकवान। प्रश्न नंबर 104, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1900 ईस्वी। अभी 105 से 110 तक गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ देखा है काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। चांदी की रेखा ये जो है सुमित्रानंदन पंत की ये कविता है। प्रश्न है काले बादल में हंसती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है? तो काले बादल में हंसती चांदी की रेखा पंक्ति का जो भाव है वो है ऑप्शन नंबर डी, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 106, काले बादल प्रतीक है किसके प्रतीक हैं? मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली, तूफान, गर्मी से मुक्ति या जातिगत वैमनस्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जातिगत वैमनस्य ये प्रतीक है काले बादल का। प्रश्न नंबर 107, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका सही आंसर है काले बादल में हंसती चांदी की रेखा में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्लेष अलंकार। प्रश्न नंबर 108, निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? घन, पयोधर, जलज, जलद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलज। ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 109, स्वतंत्रता शब्द का विलोम है? स्वतंत्रता का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परतंत्रता। प्रश्न नंबर 110, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? आशा की किरण को, निराशा को, बादलों को, बिजली को। तो कवि इसमें जो देखने सुनने की बात कर रहा है वो कर रहा है आशा की किरण को। प्रश्न नंबर 111, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, नंददास को। प्रश्न नंबर 112, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी या जापानी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। आलपीन और गमला जो हैं वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 113, सुख सागर की रचना किसने की? सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, इंसाअल्लाह खान ने या फिर सदा सुखलाल ने। तो इसका सही आंसर है सुख सागर की जो रचना की है वो की ऑप्शन नंबर डी, सदा सुखलाल ने। प्रश्न नंबर 114, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, भुवनेश्वर ने या रामकुमार वर्मा ने।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक की रचना की। प्रश्न नंबर 115, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी के जो लेखक हैं वो है तुलसीदास। प्रश्न नंबर 116, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, भोजपुरी, अवधी, मगही या मैथिली? तो इनमें से जो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, अवधी। अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 117 से 125 तक गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उच्च शिक्षा का नतीजा भी देख लिया, जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते हैं। उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हार्वर्ड रीड ने कहा कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जिसमें जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। तो ये गद्यांश था। अब इनका जो प्रश्न है वो हैं, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हैं? समाज में विभाजन हो रहा है, या व्यक्ति सृजन की तरह पर है, या फिर व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है, या फिर समाज उन्नत कर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज में विभाजन हो रहा है। प्रश्न नंबर 118 है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है, ज्ञान का, प्रगति का, कर्म का या पतन का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पतन का। प्रश्न नंबर 119, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति, तार्किक? तो इन चारों में से जो भिन्न है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 120, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है, भी, इस, में या आज? तो आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, इसमें जो निपात है वो है ऑप्शन नंबर ए, भी। प्रश्न नंबर 121, विकसित शब्द में प्रत्यय लगा है, इत, ता या सत या सित? तो विकसित में जो प्रत्यय लगा है वो लगा है ऑप्शन नंबर ए, इत। प्रश्न नंबर 122, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है
औसत है, पता नहीं, सुखद है। तो अनुच्छेद के आधार पर इसमें जो पढ़ा है उसमें उसके आधार पर कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा का जो नतीजा है वो दुखद है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 123, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को या कला को? तो इसका सही आंसर है आधुनिक शिक्षा में जो विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान को। प्रश्न नंबर 124, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर या विज्ञान पर? तो अनुच्छेद के आधार पर हमें सर्वाधिक जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो है ऑप्शन नंबर ए, कला प्रवृत्ति पर। प्रश्न नंबर 125 और आज का लास्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं भाव प्रधान, कला प्रधान, बोध प्रधान या तर्क प्रधान? तो इस गद्यांश के अनुसार जो गणित, भूगोल, इतिहास जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, तर्क प्रधान विषय है ये। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।